Hello everyone. Today we will discuss about climate change and global warming. So in UGC नेट syllabus in people development and environment और जिनका second paper environmental science है वहाँ पे भी this concept is very much important. वैसे तो जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं that all are important, but जब हम climate change की बात करते हैं ना तो ये कई कारणों से important हो जाता है. एक तो ये कि ये एक major issue है in today's era और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बढ़ती जा रही है इस वजह से एनवायरनमेंट के लिए कंसर्निंग है और तो पढ़ना और जानना इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और बाकी यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही पेपर 1 और पेपर 2 जिनका एनवायरमेंटल साइंस है, उनके लिए। तो चलिए बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं। सो सबसे पहले हम टर्म को समझ लेते हैं कि टर्म का मतलब क्या है इसमें। क्लाइमेट चेंज जो है सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें हैं, थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक इम्पोर्टेंट इश्यू है 21st सेंचुरी का। तो जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि दिस एडवांसमेंट के जो वर्ल्ड में है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जो एरा है, इस एरा में 21st सेंचुरी में दिस क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. So it become a problems we have to like do some things or we have to just hit on the target, we just have to hit on the solution. ये इतना अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है. 21st सेंचुरी का एक मोस्ट अलार्मिंग टॉपिक और मोस्ट अलार्मिंग इशू बन गया है पोटेंशियल डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट जो इसका है और वो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ग्लोबल इकोनॉमी पे. तो इसका सीधा सीधा असर एक पूरे भारत एक पर्टिकुलर देश की नहीं, पूरे ग्लोब की जो इकोनॉमी है उस पे इसका असर पड़ता है. एक सिविलाइजेशन पे, सभ्यता पे इसका असर पड़ता है. सो अगर लंबे अंतराल तक जो एवरेज वेदर पैटर्न जो है एक लंबे अंतराल तक बदल रहा है, जैसा भी एवरेज पैटर्न है लंबे समय तक, उसको आप क्या टर्म करते हो, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो क्लाइमेट. So this is the like basic understanding or definition of climate कि it is a long term change in the average weather pattern. So जब हम climate change की बात करते हैं, जो climate क्या है कि average weather pattern जो है किसी particular जगह का जो भी average weather है, उस average weather का जो एक तरीके से sum up है, उसको आप बोलते हो कि वहाँ का वही climate है. For example कि अगर मैं बात करूँ राजस्थान, राजस्थान का जो climate है, वो कैसा है? वो गर्म है क्योंकि most of the time वहाँ पे क्या होती है हीट होती है तो एवरेज जो वेदर पैटर्न है वहाँ का क्या है हीटिंग वाला जो वेदर है वो इस तरीके का वेदर है. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड में ठंडा इलाका है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, ठंडक होती है वहाँ पे. हवाएं जो चलेंगी वो ठंडी चलेंगी. तो वेदर पैटर्न जो होता है उसी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जैसा भी वेदर पैटर्न होगा एक लंबे अंतराल तक लगभग लगभग 25 ईयर्स अराउंड अराउंड इसका लेते हैं. दैट इज़ नोन एज़ क्लाइमेट. तो उस जगह का वही क्लाइमेट हम एक तरीके से बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म पैटर्न जो है किसका, वेदर पैटर्न जो है लॉन्ग टर्म. अब वेदर पैटर्न में हमारे क्या-क्या आ जाते हैं, टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है उस एरिया की, प्रेसिपिटेशन बारिश कितनी हो रही है, विंड कैसी है उस एरिया की. सो बाकी जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको आप वेदर पैटर्न में इंक्लूड करते हो. तो दीज़ आर वेदर पैटर्न. सो अब ये वेदर पैटर्न सम अप करके एक लंबे अंतराल तक, एक लॉन्ग पीरियड तक लगभग डेकेड्स तक या 50-25 ईयर्स तक, तो इनको आप बोलते हो कि यस दैट इज़ द climate of that place. I hope you got a basic idea of the climate. So जो वेदर पैटर्न है, ये जो क्लाइमेट है, वेदर पैटर्न में अगर चेंजेस हो रहे हैं बार-बार, यू कैन नॉट फिगर आउट कि क्या एक एवरेज वेदर रहा है या क्या एक एवरेज वेदर होगा. सो अब वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जैसा नहीं होना चाहिए तो उस तरीके से चीज़ें वेदर में चेंज हो रही हैं, तो मतलब क्या है कि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है ओवरऑल, तो उसको आप क्लाइमेट चेंज बोलते हो. अब एक लंबे अंतराल तक जैसे मैंने बताया वेदर पैटर्न जब लंबे अंतराल तक बदलते हैं तो उसी को क्लाइमेट चेंज बोला जाता है, विच में रेंज फ्रॉम डेकेड टू मिलियन. लंबा अंतराल जब हम बोलते हैं और जब हम बोलते हैं कि एक लंबे टाइम पीरियड तक, तो दैट इज डेकेड हो सकता है, मिलियन ऑफ ईयर हो सकता है, इतना लंबा टाइम हो सकता है. क्लाइमेट चेंज जो है वो लिमिटेड होता है स्पेसिफिक रीजन पे, मे अकर अक्रॉस द होल वर्ल्ड. क्लाइमेट चेंज बी लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रीजन और मे अकर अक्रॉस द होल वर्ल्ड. क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्लोबल इश्यू, बट क्लाइमेट चेंज जो है एक पर्टिकुलर जगह पे भी, स्पेसिफिक रीज़न पे भी बदल सकता है क्लाइमेट, या
क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड में भी ओवरऑल बदल सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो किस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। ये टर्म क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज में क्यों इसका एक तरीके से जिक्र हो रहा है, क्यों इसको जानना ज़रूरी है? क्योंकि जब आपके पास ना मैच द फॉलोइंग आता है ना, तो वहाँ पे टर्म दी गई होती है, एक साइड टर्म दी गई होती है और एक साइड उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। सो यू हैव टू मैच दोज थिंग्स। अभी पैलियो क्लाइमेटोलॉजी जो है अपने आप में बड़ी भारी सी टर्म दिख रही है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट मच भारी। सॉरी। सो इसके बारे में हम जानते हैं इसका मतलब क्या है। पैलियो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं दैट आर टेकन ऑन अ स्केल ऑफ एंटायर हिस्ट्री ऑन द अर्थ, इट मेक्स यूज ऑफ डेटा ऑफ आइस शीट्स, ट्री रिंग्स, सेडिमेंट्स, कोरल शेल और रॉक्स। तो जो भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं पिछले दशकों में या हमारी हिस्ट्री में, जिस तरीके से भी हमारा क्लाइमेट रहा है, जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट बदला है, क्योंकि जैसे पहला रहा होगा और अभी अगर बदला है तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा क्लाइमेट बदला है। जब तक हम डिफरेंस नहीं बताएंगे, जब तक हमें पिछला क्लाइमेट नहीं पता होगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी जो क्लाइमेट है वो बदल चुका है? तो कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो एंटायर हिस्ट्री का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का रहा है, कैसे वो बदला है, क्या सब चीज़ें उस पे हुई है, तो उन सब चीज़ों की हम जब स्टडी करते हैं, और वो स्टडी कैसे करते हैं, पुरानी चीज़ों के जो इम्प्रिंट्स है, पुरानी चीज़ों का जो डेटा है उनका डेटा लेके, जैसे आइस शीट्स हैं, ट्री रिंग्स हैं, जो ट्री है, ट्री रिंग्स जो होते हैं ना, यहाँ पे अगर हम एक लोग को कट कर दें तो उस कट में यहाँ पे जो ट्री रिंग्स मिलेंगे, ये सब ये वाले। सो जो दोज ट्री रिंग्स, दो सेडिमेंट्स, कोरल शेल्स जो हैं, रॉक्स जो हैं, तो इन सब से हम एक आइडिया लगाते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं। तो जो अगर वेदर बदला है, वेदर पैटर्न बदले हैं, अगर क्लाइमेट में चेंज हुआ है, तो इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है। और उस असर को स्टडी करके, उस इम्पैक्ट को स्टडी करके, उस इफ़ेक्ट को स्टडी करके हम एक आइडिया लगाते हैं किसका? क्लाइमेट चेंज का। ठीक है? आई होप यू गोट सम आइडिया अबाउट दिस। तो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी जो है वो क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री है, कि लंबे अंतराल से या हिस्ट्री में क्लाइमेट बदला कैसे है। क्लाइमेट की स्टडी हम कैसे करते हैं, क्लाइमेट चेंज की स्टडी हम करते हैं फ्रॉम दीज थिंग्स। ठीक है? सो इसी को आप पैलियो क्लाइमेटोलॉजी बोलते हो। अब अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, सो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस का वो पिछले दशकों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। फ्यूचर में भी वो ऐसा माना जा रहा है, या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में भी एज़ वेल एज़ वो कंटिन्यूएशन में बढ़ता रहेगा। ये बढ़ क्यों रहा है? मेन क्वेश्चन ये है। दिस इज़ मेनली ड्यू टू द एमिशन ऑफ दैट ग्रीन हाउस गैसेज़। सो जो हीट रिटेनिंग जीएचजीज़ हैं, जिसको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, इसकी फुल फॉर्म है। टर्म बहुत ही जानी पहचानी है, येट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि असर्शन रीजन कहीं पे भी है, जीएचजी आपको टर्म देखने को मिल जाएगी। तो अब जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि रिलीज हो रहा है कुछ गैसेस का। अब पर्टिकुलरली किन गैसेस को बोला गया है, एमिशन हो रहा है कुछ गैसेस का। पर्टिकुलरली किन गैसेस का? जीएचजीज का। हमने यहाँ पे जीएचजीज क्यों मेंशन की? क्योंकि कुछ गैसेस ऐसी गैसेस हैं ना जिनको हम बोलते हैं सॉरी, कुछ गैसेस ऐसी गैसेज हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सो वो जो गैसेस हैं उनका नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर गैस ग्रीन हाउस नहीं होती। मतलब हर गैस के एमिट होने से ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं होती। सो यही बोला गया है कि जीएचजी गैसेस का एमिशन होता है, मतलब जीएचजीज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट रिटेंशन। वो हीट को एक तरीके से सोखती हैं, रिटेन करके रखती हैं, और हीट वो जो है वो अर्थ को गर्म करती है। दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सो इन गैसेस के बारे में थोड़ा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अब जो जीएचजीज़ है वो रिलीज़ कैसे हो रही हैं? वो रिलीज़ हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। अब हम कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं, वहाँ से अगर कोई गैस रिलीज़ हो रही है, तो दैट जीएचजी। तो जीएचजी जो रिलीज़ हो रही है वो कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज़ होती है, और कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जहाँ से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज़ रिलीज़ होती हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल को अगर आप जलाते हो, फॉसिल फ्यूल क्या है? जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। तो अगर इनको आप जलाते हो तो इनसे CO2 का भर-भर के मात्रा, बहुत भारी मात्रा में CO2 रिलीज़ होती है। तो जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, जब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, तो देयर इज़ नथिंग जो CO2 को एब्ज़ॉर्ब करे, तो वहाँ से CO2 बढ़ जाती है।
वन ऑफ द मेन इफेक्ट इज द शिफ्ट इन द ग्लोबल वेदर पैटर्न। और इसका मेन इफेक्ट कहाँ देखने को हमें मिलता है कि जो ग्लोब का वेदर पैटर्न है वो पहले बदलेगा, और उस वेदर पैटर्न के बदलने से फिर ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो बदल जाएगा। इसी को आप क्लाइमेट चेंज बोलते हो। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग में मेंशन करना? क्योंकि बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, और लंबे अंतराल तक जब वेदर पैटर्न बदलेगा तो उसी को तो आप क्लाइमेट चेंज बोल रहे हो। वेदर चेंज को ही तो आपने लंबे अंतराल के बाद क्लाइमेट चेंज बोला है, दैट इज। सो द बोथ टर्म में बी यूज इंटरचेंजेबली। सो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग बहुत क्लोजली एसोसिएट है। तो क्योंकि एक की वजह से दूसरा हो रहा है, बहुत क्लोजली इम्पैक्ट डाल रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो है क्लाइमेट चेंज पर। तो हम क्लाइमेट चेंज की जगह ग्लोबल वार्मिंग की जगह क्लाइमेट चेंज भी, इन दोनों टर्म को हम यूज इंटरचेंजेबली करते हैं। क्लाइमेट चेंज की जगह ग्लोबल वार्मिंग की जगह क्लाइमेट चेंज हम यूज करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट, ओके, सो फर्स्ट आई विल टेल यू द ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, सो इसमें हमने बात की थी कि कुछ GHGs हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनका इफेक्ट होता है, एंड जो कि रिलीज होती हैं। सो दो GHGs आर द मेन कल्प्रिट वी कैन से। तो दो GHGs आर द मेन कल्प्रिट। सो उनके बारे में एक बार पढ़ लेना, उनके बारे में एक बार जान लेना ज़रूरी है कि कौन सी वो गैसेज है। हालांकि हम इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं GHGs की। तो हीट रिटेनिंग गैसेस हैं। तो क्यों हीट रिटेन करे, कैसे हीट रिटेन करे, और वो गैसेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो GHGs वो गैसेज हैं जो कि पृथ्वी पे हीट को सोख के रखती है, रोक के रखती हैं, और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती हैं। सो सबसे पहला जो इसमें गैस आती है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कहाँ से रिलीज होती है? अगर फॉसिल फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं, जैसे कोयले को बर्न किया, नेचुरल गैस को बर्न किया, जहाँ पे मेंशन भी किया फॉसिल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है, डिफोरेस्टेशन होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत सारी होती है, तो वहां से रिलीज होती है। सेकंड जो हमारी ग्रीन हाउस गैस आती है वो आती है मीथेन, दैट इज CH4। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, CH4। ये कहाँ से रिलीज होती है? ये रिलीज होती है जैसे कि जो लाइव स्टॉक है, जो अ, चर चारा खाती है, गाय वगैरह होती हैं, कैटल्स जो होते हैं, जो वो डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो डाइजेशन के दौरान वहाँ से उनके मुंह से, उनके लाइक व्हेन दे लाइक रिलीज गैस, तो वहाँ से मीथेन गैस का एमिशन होता है। लैंडफिल से मीथेन गैस निकलती है। लैंडफिल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस क्या होता है। कोयला और नेचुरल गैस से भी कुछ अमाउंट में मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा थर्ड जो आता है हमारा, दैट इज N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड इनको बोला जाता है। जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वहां से नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि पर फ्लोरोकार्बन्स है। इसके अलावा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड कॉमनली सुनने को मिलता नहीं है, और इसी तरीके से चीज़ें वो मेंशन कर देते हैं एग्जाम में। सो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। इसके अलावा नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड है। आई थिंक ये अभी अभी ऐड हुई है नई गैस, दैट इज नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, NF3, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तीन फ्लोरीन के तीन एटम हैं, तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तो ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या इंडस्ट्री में हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ से कुछ ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये गैसेस क्या करती है? हीट रिटेन करती है। मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कि काफ़ी लंबे समय तक जो हीट जनरेट सन कर रहा है ना, जो अर्थ पे आ रही है, तो उसको ये रोक के रखती है। अब रोक के रखेंगी तो क्या होगा, वो इलाका जो वो एरिया है जहाँ पे वो गैसेज हैं वो गर्म हो जाएगा। वो गर्म हो जाएगा तो लोकेलिटी को हीट करेगा, दैट इज, तो उसको वार्मिंग आप बोलते हो कि गर्म होगी ये चीज़ें। ओके, सो दीज आर द गैसेस। नाउ अब बात करते हैं हम कि कॉज क्या है क्लाइमेट चेंज का। क्यों क्लाइमेट चेंज जो है एक तरीके से, किस तरीके से ये क्या कर रहा है, कारण क्या है क्लाइमेट चेंज होने का? सो इसको हम देख लेते हैं कि जो कारण है ना क्लाइमेट चेंज होने का, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है नेचुरल और एक है एंथ्रोपोजेनिक। सो फैक्टर्स बेसिकली हमने इनको बोला है कि एक तो नेचुरल है, कि मतलब नेचुरली कुछ ऐसी गैसेस रिलीज हो रही हैं नेचुरल एक्टिविटीज से, वोल्केनिक इरप्शन से रिलीज हो गई। जैसे रूमिनेशन जब करते हैं, रूमिनेंट्स मतलब जुगाली जो एनिमल करते हैं, वहां से मीथेन गैस रिलीज हो गई। सो नेचुरली रिलीज हो सकती है, लेकिन
मेजरली क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है मेजरली, क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जहाँ से ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। अब नेचुरल गैसेस की, नेचुरल कॉज की अगर मैं बात करूँ तो मेन नेचुरल फैक्टर जो है वो है सबसे पहला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फिर सेकंड है हमारा वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनो। अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करें तो सभी कॉन्टिनेंट जो है ग्लोब पे वो ऐसा लगता है कि वो फिट हैं एक दूसरे के साथ, है ना? लाइक द पार्ट्स ऑफ जिगजॉग सो, तो एक तरीके से अर्थ है, तो इस पे आपने देखा होगा, मतलब इस तरीके से कुछ कॉन्टिनेंट इस तरीके से होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ना आपस में जुड़े हुए हैं, कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, एक पजल की तरह। बट कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म्ड व्हेन द पार्ट्स ऑफ लार्ज लैंड मास जैसे कि पेंगिया बिगिन ड्रिफ्ट अपार्ट gradually around 200 million years ago. So there are many similarities between plant and animal fossils and rocks on the two continent. तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है मतलब कि कॉन्टिनेंट जो है वो एक तरीके से व्हेन दे लाइक दे फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज लैंड मास, बड़ी-बड़ी लैंड मास से एक तरीके से वो बने होते हैं, और जब वो ड्रिफ्ट होते हैं तो वहाँ से गैसेज़ रिलीज़ होती है। तो ये इसका मेन थ्योरी बिहाइंड दिस कि वहाँ से जो ये CO2, मीथेन और जो हमने ऊपर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो भी जीएचजीज़ गैसेज़ हैं, वहाँ से वो रिलीज़ होती है। सो व्हेन दे डिस्प्लेस्ड, मतलब बेसिकली ड्रिफ्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कॉन्टिनेंट जो है स्लोली अपनी जगह से ड्रिफ्ट होते हैं, दे स्लोली मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जियोलॉजिकल टाइम। सो उसको एक तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक तरीके से बोला गया, तो वहाँ से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। सो बेसिकली इस तरीके से आप इसको समझिए। नेचुरल है क्योंकि कॉन्टिनेंट नेचर ने क्रिएट किए, नेचुरली बने हैं, और ये ड्रिफ्ट भी नेचुरली हो रहे हैं, नेचर फिनोमिना है, दैट्स वाई। फिर सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है वोल्केनिक इरप्शन, ये वोल्केनो की वजह से होता है कि जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वहाँ से SO2 रिलीज होता है, वाटर वेपर भी हीट को रिटेन करके रखता है, वाटर वेपर रिलीज होता है, डस्ट और एशेज हीट को रिटेन करती हैं, वो रिलीज होती हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के साथ जो एक एयर मास निकल के आता है या गैसेस निकल के आती हैं, वो क्या करती हैं, सन से आने वाली रेज़ को क्या कर लेती है, ब्लॉक कर लेती हैं। जो इनकमिंग रेज़ होती है सन से आती है उनको ब्लॉक कर देती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करती हैं। थर्ड वन इज़ दैट इज़ अर्थ का टिल्ट। तो अर्थ जो है रिवॉल्यूट करती है, 365 डेज़ भी अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है, 24 आवर्स में डे एंड नाइट होते हैं। तो जब अर्थ टिल्ट हो जाती है अपनी जगह से, तो that the distance between the earth and the sun varies during a course of year। तो वहाँ से एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस वी कैन नॉट से ग्रीन हाउस गैसेज, बट येस ग्लोबल वार्मिंग वो क्रिएट करता है, क्योंकि अर्थ टिल्ट हुई तो वो एक पर्टिकुलर रीजन पे सन की जो रेज हैं वो क्या होगा कि सन की रेज पड़ेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं, बट येस कि जो अर्थ है दैट मेक रिवोल्यूशन इन 365 डेज, और जिससे क्या होता है सीजनल वेरिएशंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि अगर अर्थ टिल्ट हुई है तो सीजन एक तरीके से ऐसे वेरी होते हैं। तो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल एक तरीके से होता है, इट्स अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पे सन है और मतलब ये अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। सो विच मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेरीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अर्थ रिवोल्यूट करेगी तो 365 डेज में इसका एक रिवोल्यूशन पूरा होता है ना। तो इसमें जो है इस तरीके से सीज़नल वेरिएशंस भी होते हैं। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे अर्थ आएगी तो सन के पास होगी, जब यहाँ पे अर्थ जाएगी तो सन से दूर होगी। तो इस तरीके से सीज़नल वेरिएशन में अलग-अलग सीज़न में हमें देखने को मिलता है कि कभी गर्मी है तो कभी ठंडी है। सो वो जो फिनोमिना है वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ कर रहा है। इसके अलावा ओशन करंट्स हैं। ओशन करंट लगभग-लगभग ओशन 71% अर्थ का एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, और अब इतना ज़्यादा पानी अर्थ के ऊपर है, 70% जो वाटर पोर्शन है अर्थ के पास, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है लगभग लगभग ट्वाइस एज मच ऑफ द सन्स रेडिएशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जब सन की, मान लो सपोज करो ये ओशन है, सन की जो रेज हैं वो ऊपर से एक तरीके से ऊपर से पड़ रही हैं वाटर के ऊपर, तो वाटर क्या करता है, कुछ रेडिएशंस को तो आपने देखा होगा पानी चमकता है जब सन की रेज उस पर पड़ती हैं।
तो कुछ रेडिएशंस को तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बट कुछ रेडिएशंस जो है ना, वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी रेडिएशन आ रही है उसका लगभग 2 गुना ज़्यादा, जितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका 2 गुना ज़्यादा वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख ले रहा है। अब जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। तो वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है इस तरीके से। तो ओशन करंट ट्रांसफर वास्ट अमाउंट ऑफ हीट अक्रॉस द प्लैनेट। तो बहुत सारी हीट को ये प्लैनेट की तरफ एक तरीके से क्या करता है, रिलीज करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में हमें एक चेंज देखने को मिलता है और क्लाइमेट में हमें एक चेंज देखने को मिलता है। सो दैट इज नाउ मूविंग ऑन टू द नाउ मूविंग ऑन टू द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। अगर हम बात करें, इफ़ यू डायरेक्टली टॉक अबाउट, जैसे मैंने ऊपर नेचुरल कॉजेज की बात की है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। जैसे मैंने नेचुरल कॉजेज की बात की है, अम, ये देखिए यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात की है, हमने वोल्केनोज की बात की है, हमने अर्थ टिल्ट की बात की है, ओशन करंट की बात की है। तो अगर आप ऐसे मेजर मेजर देखें ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर भी नहीं रही हैं। जैसे अगर मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करूँ, तो मैंने बोला कि वहाँ से गैसेस रिलीज होती है। तो ऐसा कुछ गैसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुए, वो दूर हुए तो कुछ गैस रिलीज होगी, ऐसा नहीं है। होता क्या है ना कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। मतलब जैसे वोल्केनो है, तो कुछ गैसेस रिलीज हुई, उन गैसेस ने क्या किया, हीट को रिटेन किया और गर्मी बढ़ गई, ऐसे हुआ। तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, तो गैसेस हर जगह से गैस रिलीज नहीं हो रही है, बट ग्लोब के वार्मिंग को ये बढ़ा रहा है। तो कुछ तो ऐसा फिनोमिना हो रहा है, कुछ तो ऐसा पोजीशन में चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो अर्थ के टिल्ट होने से अर्थ की ना पोजीशन चेंज हुई, जिससे वो सन के पास आई, है ना। जिस तरीके से जब हमारा रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो जब अर्थ सन के पास होगी तो गर्मी उस एरिया में ज़्यादा होगी, सन से दूर होगी तो कम होगी, इस तरीके से। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है। इसी तरीके से ओशन करंट है, ओशन करंट तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करूँ, तो ये ऐसा कुछ गैसेस या कुछ ऐसे डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट हाँ, ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि पोजीशन जो है वो कॉन्टिनेंट के जो मूवमेंट, प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट की पोजीशन बदल जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। ओशन करंट्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न में एक तरीके से चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं पे हमें ठंडी और कहीं पे हमें गर्मी देखने को मिलती है। जब पोजीशन चेंज होगी, जैसे कि मैंने इसमें भी बताया है, यहाँ पे इसका एग्जांपल लेके, कि जब सन अर्थ के पास है तो हीटेड होगा वो एरिया, और जब अर्थ दूर है तो ठंडा हो जाएगा इलाका, मतलब अर्थ खुद से ही लाइक टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो सेम चीज़ जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में भी है, कि जब कॉन्टिनेंट जो है, जो कि पोल्स के पास हैं, जिनके पास आइस शीट है, तो वो क्या करते हैं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, कूल एक तरीके से होता है कंपैरेटिवली। और जब कॉन्टिनेंट जो है इक्वेटोरियली अलाइन्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो है गर्म होता है वो इलाका, और वहाँ पे एक तरीके से गर्मी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ग्लोबल वार्मिंग में चेंज देखने को मिलता है, दैट इज। अगर हम बात करें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि जो हमने ऊपर बात की ना, वो चीज़ें बड़ी ऐसी हैं कि इनडायरेक्ट है। लेकिन मेन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, जो कि डायरेक्टली एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है, अभी भी कर रही है, लगातार कर रही है और बढ़ती जा रही है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, देयर इज अ लिस्ट, देयर इज अ लिस्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, तो इसलिए भी ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंथ्रोपोजेनिक दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारा कंजप्शन स्टाइल, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली कुछ ऐसी एक्टिविटीज और कुछ ऐसी गैसेस रिलीज कर कर रही हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। सो ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है ना नेचर में, वो उसको आप एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब टर्म करते हो, दैट इज। सो जैसे कि इसमें हमने बात की कि फोसिल फ्यूल जब बर्न हो रहा है, तो फोसिल फ्यूल को जलाया तो वहाँ से जीएचजी के एमिशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से ओवर पॉपुलेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वहाँ से गैसेज रिलीज होती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से गैसेज रिलीज होती हैं, क्योंकि
पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए लोगों को। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो सड़कें हैं वो 24/7 मतलब मूव करते रहते हैं व्हीकल्स। ऐसा नहीं है रात को नहीं करेंगे, रात को भी मूव करते रहते हैं, दिन में भी। क्यों? क्यों? कारण ये है, दिल्ली की सड़कों पे आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है तो रिसोर्सेज भी चाहिए, कंजप्शन करेंगे लोग तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से कहीं न कहीं हम, एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी इस तरीके से जीएचजी गैस का एमिशन होता है, एंड दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग, एंड दैट कॉज क्लाइमेट चेंज। सो दैट इज। और एक और इसमें चीज़ आ जाती है कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम करते हैं, तो अभी जो मेन प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल कौन? कोयला। कोयले से बिजली बन रही है, और वो कोयले से जब बिजली बनती है तो उन पावर प्लांट्स को, जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है, उनको आप नाम देते हो थर्मल पावर प्लांट। उनको बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। कोयले को क्योंकि हम जलाते हैं, कोयले से रिलीज होती है भर भर के CO2। इसके अलावा अदर गैसेज रिलीज होती है, पर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, विच इज़ जी पोटेंट GHG। So, thermal power plant is the like prevalent और मेन कॉज ऑफ व्हाट? GHG एमिशन, क्योंकि ज़्यादा बिजली तो हमारी थर्मल पावर प्लांट से ही बन रही है। सो दैट इज। इसके अलावा अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें, तो अगर हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो क्या-क्या असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का ग्लोब पे, क्यों इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ओवरऑल पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है। सो सबसे पहला है हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म। सो जब वेदर पैटर्न में चेंज आएगा, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लैश फ्लड आएँगी तो फिर डिज़ीज़ भी एक तरीके से इंक्रीज़ होंगी। तो आप देखोगे कि एक चीज़ दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना? कहीं पे वेदर बदल रहा है क्योंकि, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। हमने जब वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक लिस्ट, एक चार्ट हमने देखा था, जहाँ पे हमने देखा कि जब GHG गैस का एमिशन होता है तो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं। सो वही वाली बात है। सो साइक्लोनिक स्टॉर्म, अब होता क्या है कि इसमें जो इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ट्रॉपिकल स्टॉर्म की, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं, जैसे इंडिया भी ट्रॉपिकल एरिया में है, तो जो भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो भी अ, स्टॉर्म्स आते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी है, मतलब जितनी तेज़ी से वो आ रहे हैं और जितना फ्रीक्वेंटली वो आ रहे हैं और जितना ज़्यादा वो आ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं, वो पुराने अंतराल से या पुराने पास्ट डिकेड से वो कहीं न कहीं बढ़ गया है। सो दे आर कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन। वो क्या क्यों होते हैं? जब पानी का इवेपोरेशन होता है ओशन से, वाटर का इवेपोरेशन होता है ओशन से। अब क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ेगी तो वाटर बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो बहुत जल्दी-जल्दी स्टॉर्म्स आएँगे। वो जल्दी-जल्दी एक तरीके से कोरियोलिस इफ़ेक्ट होगा। कोरियोलिस इफ़ेक्ट होगा तो उसकी वजह से स्टॉर्म्स जल्दी आएँगे। स्टॉर्म स्पिन होंगे, ह्यूरिकेन क्रिएट होगा। Hurricane is declared when the spinning mass of storm attain a speed of greater than 119 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब जब जो स्टॉर्म है बहुत तेज़ी से एक तरीके से स्पिन करता है, एक तरीके से तेज़ी से बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, तो स्पिनिंग मास अगर उस स्टॉर्म का जो है, उसकी जो विंड स्पीड है, वो अगर 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है, तो उसको आप बोलते हो कि ह्यूरिकेन है, दैट इज़ नॉट स्टॉर्म। सो उसको ह्यूरिकेन कंसीडर किया जाता है। सो दैट इज़। इसके बाद अब ये जो इसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूरिकेन की, जब हम बात करें ह्यूरिकेन आता कहाँ पे है? क्या ये एयर में, लैंड पे होता है, वाटर में होता है? तो जब हवा बहुत तेज़ी से पानी को मूव कराती है, बेसिकली साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला है ना, तो हवा जो बहुत तेज़ी से, कितनी तेज़ी से, 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब वो या उससे ज़्यादा स्पीड से वो पानी को एक तरीके से मूव कराती है, तो उसको आप ह्यूरिकेन बोलते हो। So that is now second effect of loss of biodiversity. If we talk about loss of biodiversity, so most dramatic impact is the loss of habitat for million of species. मतलब कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा आ जाएगी, बारिश हो जाएगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नैरो रेंज में रहने वाली स्पीसीज़ है, मतलब कि जो स्पीसीज़ ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं करती, ज़्यादा ठंडी में सर्वाइव नहीं करती, वो ख़त्म हो जाएँगी। बहुत सारे हैबिटेट जो उनके घर हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि प्लांट
अगर नैरो रेंज में जो सर्वाइव कर रहे हैं वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो उन पे रहने वाली जो स्पीसीज़ है, उन पे रिलाई करने वाली स्पीसीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। सो इस तरीके से वी कैन से कि एक लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का। And if we talk about the another thing, 70% of the earth land animal or plant live in forest and many cannot survive the loss of their natural habitat. नेचुरल हैबिटेट जब उनका चला जाएगा, नेचुरल हैबिटेट किसको बोला गया, इसको आप ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स नेचुरली कहाँ पे अपना घर बनाएंगी, पेड़ों पे घोंसला अपना कहाँ बनाएंगी, नेस्ट कहाँ पे क्रिएट करेंगी, बर्ड अपना नेस्ट क्रिएट करेंगी लाइक ट्री पे, है ना, जो नेचुरली प्रेजेंट है। बट अगर आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया और आपने घर बनाया हुआ है, तो दे आर फोर्स्ड, अब वो कहाँ बनाएंगे अपना जो नेस्ट है कहाँ पे क्रिएट करेंगी। तो जो एक तरीके से यू कैन से कि अब हम क्या करते हैं, हम उनको हम वो जो एक तरीके से हट्स जो छोटी छोटी होते हैं उनको लटका देते हैं या ऊपर एक तरीके से वो क्रिएट कर देते हैं, यू कैन से एक बास्केट टाइप लटका देते हैं, तो उनमें फिर वो अपना घोंसला बनाती है। दैट इज़ नॉट नेचुरल। नेचुरली वो वहाँ पे नहीं बनाती, उनका घर होता है, उनका एक तरीके से जो देयर नेचर इज टू लाइक फॉर्म देयर नेस्ट ऑन ट्री, ट्री उनका नेस्ट है। लेकिन अगर आपने डिफोरेस्टेशन किया हो, अगर आपने उनका हैबिटेट खत्म कर दिया, तो नाउ दे आर फोर्स टू कि वो आर्टिफिशियल जगहों पे रहें। तो दैट इज़ आर्टिफिशियल, है ना। तो वही चीज़ बोली है कि बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्लांट जो है वो दे आर फोर्स्ड टू लिव इन दैट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में वो उतना अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते या उतना एक तरीके से खुल के नहीं रह पाते या नेचुरली वो उसमें नहीं रह पाते, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिक्लाइन आया है बायोडाइवर्सिटी में, बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। सो ये हमें एक असर देखने को मिला है। If we talk about forest support biodiversity providing habitat for wildlife, moreover forest foster medicinal conservation। जैसे अगर हम forest की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी को तो सपोर्ट करता ही है, जो ट्रीज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी जो उस पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनको तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन इसके अलावा भी वो हमें मेडिसिनल बेनिफिट देता है। विद फॉरेस्ट बायोटोप्स बीइंग एन इरिप्लेसेबल सोर्स ऑफ न्यू ड्रग, जैसे कि टेक्सोल है, ये कुछ तरीके से मेडिसिनल ड्रग्स हैं। डिफोरेस्टेशन की वजह से अब क्या हो गया है कि जेनेटिक जो वेरिएशन होते हैं वो बंद हो गए हैं, मेडिसिनल हर्ब्स मिलना बंद हो गई हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो हो ही रहा है। और इस तरीके से, so it was only during Earth Summit in 1992 they figure out that is not that much important. Okay, सी लेवल राइज की अगर हम बात करें, स्मॉल आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो वही कि ग्लोबल, इसको आप सिंपल सिंपल से ऐसे समझिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो बर्फ़ जो है वो पिघलेगी, बर्फ़ जब पिघलेगी तो वो नीचे आएगी, है ना। तो अल्टीमेटली लो लेवल एरियाज पे नीचे क्या है, ओशियंस हैं, एक तरीके से समुद्र क्या है, नीचे है, पहाड़ कहाँ है, ऊपर हैं। जो बर्फ पिघलेगी वो कहाँ आएगी, समुद्र में आके गिरेगी, है ना। समुद्र में जब वो आके गिरेगी, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या है वो ऊपर है, पहाड़ क्या है बर्फ के वो ऊपर है ना। दे आर नेचुरली दे आर मेंट टू बी देयर, वो वहाँ पर है। बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो बर्फ पिघलेगी, अब बर्फ जब पिघलेगी तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और नीचे क्या है, ओशंस। जब ओशंस में एक तरीके से पानी आएगा, तो जितना ओशन का जो लेवल है उससे, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी उसमें आया है ना, जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, नहीं होने के लिए बना था। तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसकी वजह से उसका जो स्तर है, ओशन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। अब ओशन के स्तर के बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक्सपैंड हो जाता है, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन हो जाता है, और आसपास की जो नदियाँ हैं उनकी वजह से आसपास के एरियाज में बाढ़ आ जाती है, ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अलावा जैसे हमने बताया कि अब जितना ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, उतना ज़्यादा फिर से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि पानी जो है सबसे ज़्यादा हीट को रिटेन भी करता है, दैट इज, सो दैट इज। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसको बोला गया ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। अब जो कोरल्स है ना, वो क्या है, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, एक डाइवर्स इकोसिस्टम है, जो कि कहाँ मिलता है, ओशंस में मिलता है। जो आपने देखे होंगे सुंदर सुंदर इस तरीके से, जो सुंदर सुंदर फूल टाइप के जो होते हैं, बड़ा एक नेचुरल सीनरी जो देते हैं पानी में, तो अलग अलग कलर्स के, सो दोज
Coral polyps are basically the animals. So those coral reefs are the complete ecosystem. They are the biological community जो कि ओशन में मिलते हैं और बहुत सुंदर होते हैं और बहुत जगह तक वो फैले होते हैं। सो इसीलिए उनको नाम दिया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। तो अगर रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कोरल रीफ्स। सो कोरल जो है इम्पोर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न, ये बहुत सारी वैरायटी की वजह से इम्पोर्टेंट है। क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक तो ना बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जो फिशीज़ हैं, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो है ये इरोजन रोकते हैं सॉइल का बीचेस पे। बीचेस पे जो सॉइल होती है वो इरोड नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जकड़ी हुई होती है कोरल रीफ्स के द्वारा या पकड़ी हुई होती है कोरल रीफ्स के द्वारा। इसके अलावा वो कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, मतलब ये कार्बन को क्या करते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। सिंक डूब जाता है कार्बन इनमें, तो कार्बन को समाहित कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन को। तो एसिडिफिकेशन नहीं होता कहीं ना कहीं ओशन का। सो जो कोरल रीफ्स हैं अब इन पे क्या असर पड़ रहा है, तो जो कोरल रीफ्स हैं ये अल्टीमेटली लूज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सैलिनिटी वाटर की और यूवी रेडिएशन एक तरीके से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से मतलब होता क्या है, देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट एक तरीके से बता देते हैं कि कोरल जो है, कोरल इज कॉल्ड अ पॉलिप, है ना। तो कोरल जो रीफ होती है, कोरल रीफ इज अ डाइवर्स इकोसिस्टम, और उसमें कोरल पॉलिप मतलब पॉलिप्स आर द लाइक एनिमल, और उसमें एक एल्गी होती है, जो दैट एल्गी मेक अ फूड, है ना। अब वो जब रेडी यूवी रेडिएशन आती है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज वहाँ पे हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे उनमें कोरल में रहने वाली जो एल्गी है वो एक तरीके से जूजेंथले जो एल्गी है, उसका नाम जूजेंथले है। हाँ, जूजेंथले इट इज द एल्गी। So that algae is like go down. That algae is lost from that coral reef. Zooxanthellae. So that algae is like go down from that reef. सो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ सर्वाइव नहीं कर पाते। कैसे सर्वाइव करेंगे जब उनको फूड ही नहीं मिलेगा। सो अल्टीमेटली जो रीफ्स है, रीफ्स जिसके ऊपर वो है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, और उनका कलर एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है। सो दैट इज़ जूजेंथलीज का एक बार मैं लिख देती हूँ, ताकि अगर आपके पास आए, वैसे पूछा तो नहीं जाता है बट फिर भी पता होना चाहिए what type of algae they have, that coral what type of algae they have. Okay, इसको एक बार लिख देते हैं, that is zooxanthellae। zooxanthellae, that zooxanthellae is the algae जो कि कोरल पोलिप्स आर दोज एनिमल्स। zooxanthellae is the algae जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना। और एल्गी उनके लिए खाना बनाती है, क्योंकि इट इज़ अ प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस, अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सैलिनिटी इंक्रीज हुई, यूवी रेडिएशन यूवी रेडिएशंस इस तरीके से हार्शली आई, तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हुई, क्योंकि कोरल बड़े डेलिकेट होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, है ना। जिसकी वजह से एल्गी का लॉस हुआ, एल्गी खत्म हो गई, एल्गी खत्म हो गई तो खाना ही नहीं मिला कोरल्स को। खाना नहीं मिला तो क्या होगा, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो इसी को आपने क्या बोला कि दिस इज कोरल ब्लीचिंग। ब्लीच आउट मतलब खत्म हो गया, ब्लीच कंप्लीटली, ब्लीच हो गया, खत्म हो गया, दैट इज। सो अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ज़ूज़ैंथले है, जो कि एल्गी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है एनिमल के साथ, कोरल पोलिप्स के साथ, है ना। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये एक कोरल रीफ जो इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करने का काम कर रही है, दैट इज एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है कोरल रीफ के इकोसिस्टम को सस्टेन करने में। नेक्स्ट वन इज रनवे क्लाइमेट चेंज एंड टिपिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा इट टेक्स टाइम, सो इसको हम कल देखेंगे, बिकॉज ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट टू वी डिस्कस लाइक लेटर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज जीएचजीज, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से रिलीज होती हैं, किस तरीके से रिलीज होती हैं, क्यों वो इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि वो हीट को रिटेन करती हैं, क्या-क्या कॉज़ होते हैं, नेचुरल कॉज़ होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉज़ होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और कैसे वो इफ़ेक्ट डालता है कहाँ पर, हमारे ग्लोब पे, क्यों वो एक तरीके से
नहीं होना चाहिए। सी लेवल राइज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है वो हमने देखा, कैसे हो रहा है, और कोरल किस तरीके से, ज़ूस एंथीले क्या होता है, कोरल किस तरीके से ब्लीच हो रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग इज़ द लाइक इम्पोर्टेंट टर्म। तो टर्म याद होना हमें बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, एंड आई विश यू गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।